आप सभी का धाकड़ स्टडी में स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे भारत के संविधान के बारे में। हम इस टॉपिक का अध्ययन जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो कॉपी और पेन लेकर बैठे और नोट्स बनाते चले और मैं भी जो भी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊँ उनको भी नोट डाउन करते चले। देखिए, इस लेक्चर में हम जानेंगे जो संविधान होता है वो क्या होता है, संविधान जो भारत में संविधान निर्माण हुआ वो किस प्रकार हुआ, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। पहले जानते हैं कि संविधान क्या होता है। जो संविधान होता है वह किसी भी देश के आधारभूत कानूनों का संग्रह होता है। किसी भी देश के आधारभूत कानूनों का संग्रह होता है संविधान। ये लाइन आपको नोट डाउन करनी है। संविधान किसी भी देश के आधारभूत कानूनों का संग्रह होता है। इसके द्वारा न केवल सरकार का गठन होता है अपितु सरकार और नागरिकों के आपसी संबंधों का निर्धारण भी होता है। देखिए, जो संविधान होता है इसके द्वारा केवल सरकार का गठन ही नहीं होता बल्कि सरकार और नागरिकों के मध्य आपस में जो संबंध हैं उनका भी निर्धारण संविधान द्वारा होता है। जो संविधान होता है इससे हमें पता लगता है कि किसी भी देश की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका स्वरूप किस प्रकार होगा, इनका हमें पता लगता है संविधान से। यानी संविधान तय करता है कि वहाँ की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका स्वरूप किस प्रकार होगा, ये सब संविधान तय करता है। जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, इनकी शक्तियाँ व सीमाएँ क्या है, इनका भी फैसला संविधान द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे, किसको कितना कर देना होगा, वहाँ की पुलिस कैसी होगी, न्यायालय कैसे होंगे, इन सब के बारे में भी संविधान निर्धारण करता है। इस प्रकार संविधान किसी राष्ट्र का जीवंत प्रतिरूप होता है। लोकतंत्र में जो शक्ति होती है वह जनता में निहित होती हैं। देखिए, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, तो वो होती हैं जनता के पास। अपने आदर्श रूप में तो इस शक्ति का प्रयोग स्वयं जनता को ही करना चाहिए, जैसा कि प्राचीन भारत में सभा एवं समिति के द्वारा किया जाता था। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रों के आकार बहुत बड़े हैं, इस कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र का होना संभव नहीं है। आजकल प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का युग है, यानी आजकल रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र का युग है, जहां जनता वयस्क मताधिकार के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वे प्रतिनिधि शासन का कार्य करते हैं। देखें, जो लोकतंत्र होता है वह दो प्रकार का होता है। जो एक पहला प्रकार है वह है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसमें डायरेक्ट जनता अपने सरकार का गठन करती है, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे अपनी सरकार का गठन करती है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता पहले रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करती है। जैसे भारत में एमपी, जनता एमपी का चुनाव करती है। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद। जनता पहले सांसद का चुनाव करेगी, फिर ये सांसद मिलकर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, यानी भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जबकि स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र हैं। इस प्रकार इनके एग्जाम्पल भी याद रखना। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हैं वह हैं स्विट्ज़रलैंड में और भारत में है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जनता अपनी इस शक्ति का सबसे पहला प्रयोग तब करती हैं जब वो अपने लिए एक संविधान का निर्माण करती हैं, यानी संविधान का निर्माण करते समय भी जनता अपनी इस शक्ति का प्रयोग करती हैं। किसी भी
देश का संविधान या तो लिखित होगा या फिर अलिखित होगा। जो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनका संविधान निर्मित और लिखित हैं, जबकि इंग्लैंड का संविधान अलिखित और विकसित माना जाता है। देखिए, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो भारत का संविधान है निर्मित और लिखित, जबकि इंग्लैंड का संविधान है अलिखित व विकसित। अब देखते हैं, लिखित नियमों के आधार पर शासन का संचालन भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन के दौर में किया गया। तब लंबे समय तक भारत के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाती थी। देखिए, जब ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन किया था, तब ब्रिटिश सरकार ने भारत में बहुत सारे कानून बनाए थे। इनमें से प्रमुख कानून थे 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1893 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस प्रकार समय समय पर ब्रिटिश सरकार ने भारत में कानून बनाए, जैसे साइमन कमीशन हो गया। इस प्रकार इन्होंने कई सारे कानून बनाए थे। भारत में धीरे धीरे राजनीतिक जागरण होने लगा। इस प्रकार 20वीं सदी के प्रारंभ तक संविधान निर्माण की मांग स्वतंत्रता की मांग के साथ अभिन्न रूप से जुड़ गई। यानी भारत को स्वतंत्र तो कराना ही था, साथ में एक और मांग थी कि भारत में संविधान का भी निर्माण हो। सबसे पहले 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारतीयों द्वारा अपने संविधान के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। 1922 में महात्मा गांधी जी ने भारत में संविधान के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी और 1925 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। इसमें संविधान निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ। देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध था, ये चला था 1939 से लेकर 1945 तक। इस समय ब्रिटिश सरकार को भारतीय सेना की आवश्यकता थी। इस कारण जो ब्रिटिश सरकार थी, इन्होंने आश्वासन दिया कि आप हमारे युद्ध में सहायता करें और बदले में हम आपके लिए संविधान व स्वतंत्र करेंगे। इस प्रकार 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तब ब्रिटिश सरकार को युद्ध में भारतीयों की सहायता की तीव्र आवश्यकता थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों को संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार किया। याद रखना, ब्रिटिश सरकार ने 1940 ईस्वी में आया था अगस्त प्रस्ताव। इसमें पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों की संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार किया था। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी याद रखना, जो अगस्त प्रस्ताव था, ये आया था 1940 ईस्वी में और इसमें अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों की संविधान के निर्माण की मांग को स्वीकार किया था। और एक फैक्ट और याद रखना, जो 1942 में आया था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसे कहा जाता है क्रिप्स मिशन योजना। इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा होगी, जो युद्ध के बाद में भारत का संविधान को तैयार करेगी। तो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में और जो क्रिप्स मिशन योजना थी, ये आई थी 1942 में। इस प्रकार जुलाई 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की नई सरकार सत्ता में आई और इनके प्रधानमंत्री का नाम भी याद रखना, एटली। इस प्रकार 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की नई सरकार सत्ता में आई, जिसने जल्दी ही भारत को स्वतंत्र करने एवं संविधान निर्माण के संकेत दिए।
इस प्रकार मार्च 1946 में सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार थी, इन्होंने एक 3 सदस्यीय आयोग भारत में भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। याद रखना, जो भारत में संविधान का निर्माण हुआ था वह इसी मिशन के तहत हुआ था। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने एक 3 सदस्यीय आयोग भारत में भेजा था जिसे कहा जाता है कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन का जो योजना थी, इसका उद्देश्य था भारत में संविधान निर्माण का गठन करना। जो कैबिनेट मिशन था इसमें 3 सदस्य थे। इन तीनों सदस्यों को याद रखना, सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। जो ये 3 सदस्य थे, इनमें जो अध्यक्ष थे वो थे सर पैट्रिक लॉरेंस। यानी जो कैबिनेट मिशन था इसके अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस। ये फैक्ट याद रखना क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैबिनेट मिशन था इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे सर पैट्रिक लॉरेंस। और इनके तीनों सदस्यों को भी याद रखना। कैबिनेट मिशन की योजना से भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया। देखिए, जो कैबिनेट मिशन था उसका मानना था कि भारत में जो संविधान सभा है इसके गठन की सबसे संतोषजनक स्थिति यह होती है कि उसका गठन वयस्क मताधिकार द्वारा चुनाव के माध्यम से किया जाए। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी इसने पाकिस्तान निर्माण की मांग को लेकर हिंसक कार्यवाही प्रारंभ कर दी, जिसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई। और इस कारण जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसमें भारतीय प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया था। इन विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। कैबिनेट मिशन ने इन विधानसभा के निर्वाचित विधायकों को ये अधिकार दिया कि वह अपने अपने प्रांत के संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करें। देखें, पहले तो कैबिनेट मिशन जो संविधान सभा थी इसका गठन करना चाहती थी वयस्क मताधिकार द्वारा, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी इसने पाकिस्तान के निर्माण की मांग को लेकर हिंसक कार्यवाही प्रारंभ कर दी। इस कारण कैबिनेट मिशन ने जो भारत शासन अधिनियम 1935 था इसमें विधानसभाओं का गठन किया गया था। याद रखना, ये भी याद रखना, जो भारत विधानसभाएं हैं इनका गठन हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। जो भारत शासन अधिनियम 1935 था इसके तहत विधानसभाओं का गठन हुआ था और इन विधानसभाओं में जो विधायक थे इनको ये अधिकार दिया कि वह अपने अपने प्रांतों से जो संविधान सभाएं हैं उनके सदस्यों का निर्वाचन करें। मोटे तौर पर 10 लाख लोगों पर संविधान सभा का एक सदस्य होना निर्धारण किया गया। जैसे किसी प्रांत की जो जनसंख्या थी अगर वो 1 करोड़ थी तो वहाँ पर संविधान सभा के लिए 10 सदस्य होंगे जिनका चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्य करेंगे। देखें, उस समय भारत 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो था ब्रिटिश प्रांत और एक था देसी रियासतें। देखें, जो ब्रिटिश प्रांत था इसमें तो विधानसभाएं थीं। यानी जो भारत शासन अधिनियम 1935 था इसके तहत ब्रिटिश प्रांतों में तो विधानसभाएं थी और वहाँ पर विधायकों ने अपने अपने प्रांत से संविधान सभा में सदस्य निर्वाचित किए। लेकिन जो देसी रियासतें थी यहाँ पर विधानसभाएं नहीं थी। इस कारण देसी रियासतों में जो राजा थे उनको ये अधिकार दिया कि वह अपने अपने क्षेत्र से संविधान सभा के लिए सदस्यों का मनोनयन करें। यानी जो संविधान सभा थी इसमें निर्वाचित व मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य थे। ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संविधान सभा थी इसमें सदस्य किस प्रकार के थे, क्या वो निर्वाचित थे, क्या वो मनोनीत थे, क्या वो निर्वाचित व मनोनीत थे या इनमें से कोई नहीं।
जो संविधान सभा थी उसमें सदस्य निर्वाचित व मनोनीत दोनों प्रकार के थे। जो उस समय भारत दो भागों में बटा हुआ था, एक तो था ब्रिटिश प्रांत और एक थी देसी रियासतें। जो देसी रियासतें थी इनमें संविधान सभा की सदस्यता हेतु जनसंख्या का मापदंड वही रखा, लेकिन देसी रियासतों में विधानसभाएं नहीं थी, इसलिए वहां से संविधान सभा के सदस्यों का मनोनयन होना तय हुआ। इस प्रकार भारतीय संविधान सभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य थे। इस प्रकार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी 389। ये याद रखना, शुरुआत में संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या थी 389, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत से व 93 सदस्य देसी रियासतों से लिए जाने थे। देखे, जो 296 सदस्य थे वो थे ब्रिटिश भारत से। 296 सदस्य थे ब्रिटिश भारत से, इनमें से 292 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांतों से और 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरी प्रांत से। उस समय 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, ये भी याद रखना। कौन कौन से थे? एक तो था कुर्ग जो कि कर्नाटक में स्थित है, और दूसरा था दिल्ली, और तीसरा था अजमेर मेरवाड़ा जो कि राजस्थान में है, और चौथा था बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित हैं। ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। इस प्रकार जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए। क्योंकि 296 स्थानों के लिए हुए, क्योंकि जो 93 सदस्य देसी रियासतें थी, ये तो डायरेक्ट वहाँ के जो राजा थे उनके द्वारा इन सदस्यों का मनोनयन किया जाना था। जो जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए, इनमें से कांग्रेस को मिली 208 स्थान, जबकि मुस्लिम लीग को केवल 73 स्थान मिले। अन्य स्थान छोटे दलों में विभक्त हो गए। फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना से देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन तय हुआ। देखिए, यहाँ पर मैं आपको 2 फैक्ट बताता हूँ। जो भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ वो हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत, और जो भारत का देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हुआ वो हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। इन दोनों को याद रखना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मुस्लिम लीग की इस मांग को मान लिया गया तथा मुसलमानों के लिए, जो मुसलमान थे, इनके लिए एक अलग देश का निर्माण हुआ। वो देश था पाकिस्तान। इसलिए संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। देखिए, पहले संविधान सभा में 389 सदस्य थे। जब पाकिस्तान का अलग से स्थापना हुई तो फिर संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। इसमें 324 सदस्य निर्धारित हुए, यानी संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और इसकी संख्या हुई 324। अंतिम रूप से संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। देसी रियासतों के सदस्य अलग अलग समय पर भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए। राजस्थान की विभिन्न रियासतों से कुल 11 सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां से कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। ये फैक्ट याद रखना, जो हैदराबाद रियासत थी यहाँ से एक भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। जो संविधान सभा थी इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई
9 दिसंबर 1946 सोमवार को प्रातः 11 बजे संसद के केंद्रीय हॉल में विधिवत उद्घाटन हुआ। पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया। देखें, जो अंतिम रूप से संविधान सभा थी, इस पर 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, इसमें केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था। और जो पहली बैठक हुई, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। याद रखना, संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को और इस बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया। और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इनको अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना गया था? क्योंकि यह इन्हीं को अध्यक्ष क्यों चुना गया? क्योंकि यह संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग आदमी थे, इस कारण इन्हें अध्यक्ष चुना गया। जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और जो BN राव थे, यानी जो बेनेगल नरसिम्हा राव थे, इनको वैधानिक सलाहकार बनाया गया। ये फैक्ट भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संविधान सभा थी, इसके संवैधानिक सलाहकार कौन बनाए गए थे? वो थे BN राव। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। देखें, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इसमें अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। जो अगली बैठक होती है, वो होती है 13 दिसंबर। इस बैठक में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। देखिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा था, लेकिन इसे पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। देखिए, जो संविधान निर्माण हेतु कई समितियां थी, उनमें से थी संघ समिति, अल्पसंख्यक समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति। इस प्रकार कई समितियां थी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, वो थी प्रारूप समिति। जो प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये फैक्ट भी याद रखना, जो प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका गठन अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य प्रारूप समिति के, इसमें जो ये समिति थी, इसमें 7 सदस्य थे और इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो विख्यात वकील और कानूनी मामलों के जानकार थे। संविधान का प्रारूप यानी ड्राफ्ट बनाने का कार्य प्रारूप समिति का ही था। इस प्रारूप को संविधान सभा वाद विवाद, बहस और मतदान के बाद पारित करती थी। इसलिए अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं। देखिए, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान का जनक कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। जो संविधान सभा थी, इसमें बहुत सारी समितियां थी। तो इन समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में पहला प्रारूप प्रकाशित किया,
भारत के लोगों को इस पर विचार करने और सुझाव देने के लिए 8 माह का समय दिया। उन सुझावों और संशोधनों के अनुरूप प्रारूप बनाकर नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रारूप का संविधान सभा में 3 बार वाचन हुआ और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। इसी दिन भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ। देखिए, जो भारत का संविधान था यह 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी वह हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। देखिए, जो भारत का संविधान था ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ, लेकिन पूरी तरीके से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। देखिए, जो संविधान दिवस है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। ये फैक्ट भी याद रखना, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, और 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। ये लाइन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, और 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, 25 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो ये याद रखना, वर्तमान में अनुसूचियाँ 8 से बढ़ाकर 12 हो गई हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, सार और उनको समझने की कुंजी समझा जाता है। संविधान सभा ने भारतीय संविधान के निर्माण के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी किए। जुलाई 1947 को उसने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को शपथ ली। इसके साथ ही गणतंत्र राज्य के रूप में भारत का उदय हुआ। इस तरह जो संविधान सभा थी, इसने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन और लगभग 64 लाख रुपए के खर्च पर भारतीय संविधान का निर्माण किया। देखिए, ये फैक्ट भी याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान कितने दिनों में पूरा हुआ। जो भारत का संविधान था इसका निर्माण कितने दिनों में हुआ, तो वो हुआ था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और जो रुपए खर्च हुए थे वो हुए थे लगभग 64 लाख रुपए। डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे, इन्होंने नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा था कि मैं महसूस करता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाएगा वे खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध हो जाएगा। और इस पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने समापन भाषण में कहा था, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान, ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यदि उनमें गुणों का अभाव होगा तो संविधान देश की कोई मदद नहीं कर सकता। प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों एवं निर्माताओं के आदर्श, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है। वह संविधान निर्विघ्न अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके, इसके लिए हमें उत्तरदायी नागरिक, बलिदानी और राष्ट्रवादी बनना होगा। इस प्रकार हमने इस लेक्चर में जाना कि संविधान का अर्थ क्या होता है और भारत का संविधान किस प्रकार पूरा हुआ, यानी भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, ये भी हमने इस लेक्चर में जाना।
नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे जो भारत का संविधान है उसकी विशेषताएं क्या हैं। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।